अंधेरी रात, हवा में सन्नाटा और बीच में रखी एक सूनी कुर्सी जिस पर बैठने वाला अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। आज स्कैरी विकेट लेकर आया है सूनी कुर्सी की वो डरावनी दास्तान जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। धुएं से भरे छोटे से पहाड़ी कस्बे भींगा छोरी में एक पुराना तहसील दफ्तर था। ईंटों से बना, सीलन भरा और वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ। इस दफ्तर में एक चीज सबसे ज्यादा बदनाम थी, वो थी वही सूनी कुर्सी जिसे लोग आखिरी सीट कहते थे। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति उस कुर्सी पर रात में बैठता है वह अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं थी। करीब 5 लोग बिना किसी वजह के उसी कुर्सी पर बैठकर मौत का शिकार हो चुके थे। अर्जुन, जो हाल ही में इस कस्बे में ट्रांसफर हुआ था, एक सख्त मिजाज सरकारी क्लर्क था। लोग उसे समझाते रहे, साहब उस कुर्सी से दूर रहिए, रात के समय तो बिल्कुल मत बैठिए। लेकिन अर्जुन अपनी तर्कवादी सोच पर यकीन करता था। उसे यह सब अंधविश्वास लगता था। पहले दिन दफ्तर में कदम रखते ही उसकी नजर कोने में रखी उस काली पुरानी लोहे की कुर्सी पर पड़ी। उसके पैर थोड़े टेढ़े थे, सीट पर उखड़ा हुआ लाल पेंट और पीछे की तरफ नाम खुदा हुआ था वीर बहादुर, जो कि उस दफ्तर का पहला चपरासी था और रहस्यमयी मौत का पहला शिकार भी। रात को ओवरटाइम करते हुए अर्जुन की नजर बार बार उसी कुर्सी पर जाती। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़कियां हवा में चरमराकर बंद हो रही थीं। दफ्तर के कॉरिडोर में गूंजती सीलन भरी बदबू मानो उसे पुकार रही थी। करीब रात के 11 बजे अर्जुन को लगा कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। फाइलें खुद ब खुद गिर पड़ती, अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता और कभी कभी कोई छाया दीवार पर ऐसे गुजरती जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो। थकान और चिढ़ ने उसे बदनाम कुर्सी के सामने ला खड़ा किया। उसने हंसते हुए कहा, देखता हूं जरा इस कुर्सी में ऐसी क्या बात है। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए सन्नाटे में बदल गया। हवा रुक गई, पंखा बंद हो गया, दीवारें हल्का सा कंपकपाईं और फिर उसके कान में बहुत पास से एक भारी आवाज फुसफुसाई, तू भी चलेगा वहीं जहां बाकी गए। अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। उसकी सांस रुकने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कुर्सी में धंसा रहा है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी पीठ को पकड़कर उससे कहा हो, अब उठना मत। लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को खींचकर कुर्सी से दूर किया। उसकी पीठ पर किसी जली हुई उंगलियों के निशान उभर आए थे। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर इस कुर्सी में ऐसा क्या है? कौन है जो बोलता है? और मेरे कंधे पर किसने हाथ रखा था? अगले दिन वह गांव के बुजुर्ग रूपन दादा के पास गया, जो कस्बे में होने वाली हर रहस्यमयी घटना के गवाह माने जाते थे। रूपन दादा ने उसकी तरफ गंभीर आंखों से देखा और कहा, तुम्हें नहीं बैठना चाहिए था उस कुर्सी पर, अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कौन कौन नहीं छोड़ेगा मुझे? रूपन दादा ने धीमी आवाज में कहा, वह जो कुर्सी पर बैठने वालों को अपने साथ ले जाता है और जो अभी तक पूरी तरह मरा नहीं है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वीर बहादुर, जो उस कुर्सी का पहला मालिक था और जो आज भी रात के अंधेरे में किसी को साथ बैठने का इंतजार करता है। अर्जुन को लगा जैसे उसकी रीढ़ में बर्फ उतर गई हो। और फिर रूपन दादा ने जो कहा, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। बीती रात तुम कुर्सी से उठकर बच तो आए हो, पर वह आत्मा अब तुम्हें पहचान चुकी है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। अब क्या होगा? उसकी आवाज कांप रही थी। रूपन दादा ने धीरे से कहा, अब वह तुम्हें अपने पास बुलाएगी, बार बार, जब तक कि तुम फिर से उस कुर्सी पर न बैठ जाओ। अर्जुन ने दादा की बात सुनी, पर वह खुद को समझाता रहा कि शायद यह सब डराने के लिए कहा गया होगा। मगर उस रात उसका भरोसा टूट गया। रात के करीब 1 बजे अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी, जैसे किसी ने खिड़कियां खोलकर बर्फीली हवा अंदर छोड़ दी हो। वह कांपते हुए उठा और देखा, कमरे के बीचों बीच वही काली कुर्सी खड़ी थी, ठीक उसी तरह जैसे दफ्तर में होती थी। अर्जुन की सांस अटक गई। ना, ये कैसे? ये यहां कैसे आई? उसके होंठ सूख गए थे। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कुर्सी अपने आप थोड़ा सा घूमी। उसकी लोहे की टांगें फर्श पर घिसटते हुए एक भयानक आवाज पैदा कर रही थी, गड़रर गड़रर, और फिर उस पर कोई बैठ गया। अर्जुन ने देखा, कुर्सी में एक अदृश्य भार बैठ चुका था। सीट हल्की सी धंस गई थी, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था।
कुछ ही सेकंड बाद उसके कानों के पास एक भारी टूटी हुई फुसफुसाहट गूंजी। तू क्यों भागा था? बैठ जा मेरे साथ। अर्जुन चीख पड़ा और कमरे से बाहर भागने लगा। उसने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगाई, मगर बाहर का पूरा कॉरिडोर धुंध से भरा था। धुंध के बीच एक लंबी परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी, धीमी लड़खड़ाती चाल में। वह परछाई को इंसान नहीं थी, उसका धड़ झुका हुआ था, सिरे को टेढ़ा और पैरों के नीचे जमीन छूने की बजाय हवा में झूलती हुई। अर्जुन घर से बाहर भागकर सड़क पर आ गया। दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और ठंडी हवा। पर वही परछाई अब उसका पीछा कर रही थी। अचानक उसने सुना, अगली सुबह तू भी नहीं मिलेगा जिंदा। अर्जुन ने हाथों से कान ढक लिए। वह दौड़ा, पागलों की तरह दौड़ा, जब तक कि उसका दिल धड़कना बंद होने जैसा ना लगा। वह सीधा थाने पहुंचा और दरोगा हिम्मत सिंह के सामने रो पड़ा। साहब, कोई मेरे पीछे है, वह मुझे मार देगा। दरोगा ने उसे शांत किया। तुम्हें किसी ने डराया है, चलो तुम्हारे घर चलकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही तीनों पुलिस वाले अर्जुन के घर पहुंचे, कुर्सी गायब थी, कमरा एकदम साफ। देखा अर्जुन, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन अर्जुन की आंखें कमरे के कोने में टिकी थीं। वहां एक हल्की सी छाया अभी भी खड़ी थी, जो सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। उस रात के बाद से अर्जुन अपने घर में नहीं सो पाया। वह दफ्तर में भी नहीं जा पाया, पर छाया लगातार उसके पीछे थी, दीवारों पर चलती हुई, शीशे में झलकती हुई, और कभी कभी आधी रात को उसके बिस्तर के पास खड़े होकर फुसफुसाती, एक बार बैठ जा, बस एक बार, फिर सब खत्म। अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह खाने पीने से दूर, लोगों से कटता हुआ और हमेशा कांपता रहता। तभी रूपन दादा उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे। उन्होंने अर्जुन की आंखों में झांका, एकदम लाल, डरी हुई और थकी हुई। तूने कहा था ना, कुर्सी उसे नहीं छोड़ेगी, अर्जुन बुरी तरह कांपते हुए बोला। रूपन दादा ने सिर हिलाया। हाँ, अब एक ही रास्ता है, उस आत्मा को वहीं ले जाना होगा जहां से वह बांधी गई थी, उसी तहसील दफ्तर में। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब मुझे फिर से वहां जाना होगा? हाँ, और आज ही, नहीं तो कल का सूरज शायद तुम ना देख पाओ। रूपन दादा ने यह कहते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। चल, देर ना कर। अर्जुन जानता था पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में दादा के साथ निकल पड़ा। उन दोनों को नहीं पता था कि दफ्तर के अंदर वो कुर्सी इंतजार कर रही थी, अपनी अगली आत्मा के लिए। अर्जुन और रूपन दादा जैसे जैसे पुराने तहसील दफ्तर के करीब पहुंचे, हवा और भारी होती गई। रात के 2 बजे थे। पूरा कस्बा गहरी नींद में था, पर दफ्तर का जर्जर लोहे का गेट अपने आप हिल रहा था, बिना हवा के। अंदर कदम रखते ही अर्जुन को वही गंध महसूस हुई, सीलन, जला हुआ लोहे का स्वाद और किसी पुरानी मौत की बू। कॉरिडोर में अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी निगल ली जाती थी। दीवारों पर साए ऐसे रेंगते दिख रहे थे मानो दर्जनों अदृश्य लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हों। अर्जुन का गला सूख रहा था। दादा, क्या ये सब सच में? दादा ने उसकी बात काट दी। चुप, वो सुन रहा है। दोनों धीरे धीरे उस पुराने कमरे की तरफ बढ़े जहां सूनी कुर्सी रहती थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चर्रररर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर वही काली कुर्सी बीचों बीच रखी थी, मानो किसी को आने का पता था। लेकिन आज कुर्सी खाली नहीं थी। सीट पर गहरा धब्बा था, जैसे कोई अदृश्य शरीर बैठा हो। पीछे की दीवार पर एक अधजलती परछाई बन रही थी। ए ट्विस्टेड फिगर, सिर आगे लटका हुआ, हाथ इतने लंबे कि जमीन छूते हुए। वीर बहादुर, रूपन दादा डर में फुसफुसाए। अर्जुन की टांगें कांपने लगी। तभी कुर्सी ने अचानक आवाज की, क्रीक क्रीक, और धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। आ गया, एक घुटी हुई, टूटी हुई आवाज कमरे में गूंजी। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज सीधे उसके सिर के अंदर उतर रही थी। रूपन दादा ने कांपते हाथों से जेब से लाल धागा और राख का एक छोटा सा थैला निकाला। जल्दी अर्जुन, ये राख उसकी जली हुई मौत की है, इसे कुर्सी पर डालना होगा। अर्जुन ने थैला पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, जमीन पर पड़ी छाया अचानक लंबी होकर उसके पैरों से लिपट गई। भाग कर क्यों गया था? बैठ जा, मेरे साथ बैठ जा। उस छाया ने अर्जुन को घसीटना शुरू कर दिया।
वो बुरी तरह गिर पड़ा और उसकी हथेलियां फर्श पर घिसटने लगी। दादा बचाइए! रूपन दादा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी एक जोरदार धक्का लगा और अदृश्य ताकत ने उन्हें दीवार से दे मारा। दादा के मुंह से खून निकल पड़ा। अर्जुन, जल्दी, नहीं तो देर हो जाएगी। अर्जुन जैसे तैसे उठने लगा, पर छाया उसके पैरों को कसकर पकड़े थी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी और हड्डियों जैसी तेज थीं। फिर अचानक कुर्सी उठी अपने आप और हवा में 2 फीट ऊपर आकर रुक गई। मेरे पास आओ, फिर कभी दर्द नहीं होगा। अर्जुन की सांसें टूटने लगी, उसके कानों में दर्द होने लगा, दीवारें ढहने जैसी कंपन से भर गईं। रूपन दादा ने चीख कर कहा, अर्जुन राख फेंक अभी! अर्जुन ने पूरी ताकत से थैला कुर्सी की तरफ फेंका, पर तभी एक अदृश्य हाथ उसके गले पर आ गया। गला दबता जा रहा था, उसकी आंखें बाहर आने लगीं। दादा ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई, जमीन से उठे और मंत्र पढ़ते हुए कुर्सी की ओर बढ़े। जैसे ही राख कुर्सी पर गिरी, पूरे कमरे में भयानक चीख गूंजी, इतनी दर्दनाक, इतनी गहरी, जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। कुर्सी धड़ से जमीन पर आ गिरी, परछाई उछलकर छत तक फैल गई और फिर एक झटके में सिकुड़कर कुर्सी के नीचे चली गई। कुछ क्षणों तक कमरे में घना सन्नाटा रहा। अर्जुन हांफता हुआ फर्श पर गिर पड़ा, उसका गला लाल हो चुका था। रूपन दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शायद खत्म हो गया, पर तभी कुर्सी अपने आप 1 इंच खिसकी, फिर 2 इंच, फिर धीरे धीरे अर्जुन की तरफ मुड़ने लगी। कुर्सी के नीचे से वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, मैं अभी गया नहीं हूं, तुमने बस मुझे जगाया है। अर्जुन और दादा के चेहरे पर खून उतर आया। कुर्सी हिलते हुए करीब आ रही थी। कुर्सी धीरे धीरे अर्जुन और दादा की ओर सरकती जा रही थी, मानो उसे पकड़ने की कोई जल्दी न हो। हर घिसटती आवाज कमरे के दीवारों को कंपा देती थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, दादा अब क्या करें? राख भी काम नहीं आई। रूपन दादा की आंखें चौड़ी थीं। नहीं, राख ने असर किया है। आत्मा कमजोर तो हुई है, पर मिटाई नहीं गई है। उसे खत्म करने के लिए उसकी अधूरी मौत की वजह ढूंढनी होगी। अचानक हवा का एक झोंका कमरे में आया, पर खिड़कियां बंद थीं। ठंडी हवा ने दादा की लालटेन बुझा दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ एक चीज दिख रही थी, कुर्सी के नीचे किसी के 2 लाल धधकते हुए आंखें जैसे धब्बे। मुझे मौत नहीं मिली थी, मुझे धोखा मिला था। आवाज और गहरी हो गई। अर्जुन की सांस रुक गई। धोखा? किसने? अचानक कमरे की दीवारें फटने लगी और उन पर जली हुई हथेलियों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। रूपन दादा ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, सुनो अर्जुन, वीर बहादुर की मौत हादसा नहीं थी। उसे कुर्सी से बांधा गया था। उसे किसी ने जिंदा जलाया था। यही वजह है कि वो इस कुर्सी से चिपका हुआ है। अर्जुन ने कांपती वाया में पूछा, तो हमें सच पता लगाना होगा। हां, नहीं तो यह आत्मा आज रात हम दोनों को ले जाएगी। इससे पहले कि वो एक शब्द और बोल पाते, कुर्सी हवा में उठ गई और जोरदार तरीके से फर्श पर पटक दी गई। उस आवाज ने दोनों को बहरे जैसा कर दिया। फिर एक लंबी टूटी फूटी मानवीय आकृति कुर्सी के ऊपर से उठकर हवा में दिखने लगी। एक जला हुआ शरीर जिसकी त्वचा जगह जगह पिघल चुकी थी, चेहरा आधा काला आधा लाल, आंखें राख की तरह धधकती हुई। अर्जुन ने चीखकर आंखें बंद कर लीं। दादा, ये तो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। वीर बहादुर की फटी हुई आवाज गूंजी, मुझे किसी इंसान ने नहीं मारा था। मुझे उस कुर्सी ने नहीं बांधा। मुझे उस इंसान ने बांधा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कौन? अर्जुन की आवाज टूट गई। आत्मा का सिर धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ा, अस्वाभाविक, गैर मानवीय तरीके से, और फिर उसने दफ्तर के रिकॉर्ड रूम की तरफ इशारा किया। वो जिसने मेरे नाम पर दफ्तर से हजारों का घोटाला किया और फिर अपनी चोरी छुपाने के लिए मुझे जिंदा जला दिया। अर्जुन की आंखों में शौक भर गया। मतलब किसी अधिकारी ने? लेकिन बात खत्म होने से पहले ही एक भारी कदमों की आवाज कॉरिडोर में गूंजने लगी। ठप ठप ठप। रात के उस पहाड़ जैसे सन्नाटे में यह आवाज इंसान की नहीं लग रही थी, लेकिन वो किसी इंसान के कदमों जैसी थी। रूपन दादा ने डर कर कहा, कोई आ रहा है। अर्जुन ने फुसफुसाकर पूछा, कौन? इस वक्त? रूपन दादा ने सिहरते हुए कहा, शायद वही जिसने वीर बहादुर को मारा था और जिसे आत्मा ने बुलाया है। कदमों की आवाज धीरे धीरे कमरे के सामने आकर रुक गई। दरवाजे की दरार के नीचे किसी की छाया दिखाई दी, एक आदमी की, पर वो आदमी जमीन को छू नहीं रहा था। छाया हवा में 2 इंच ऊपर तैर रही थी।
अचानक दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम! एक लंबा सूखा आदमी अंदर आया, सरकारी अफसरी कोट पहने हुए, पर चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे खून ही ना हो शरीर में। उसकी आंखें कांच की तरह खाली, जैसे वो जिंदा नहीं पर फिर भी चल रहा हो। वीर बहादुर की आत्मा अचानक उछलकर हवा में फैल गई और उसकी फटी हुई आवाज कमरे में गूंजी, आ गया मेरा कातिल। अर्जुन को लगा कि उसका दिल रुक गया है। रूपन दादा ने कांपकर कहा, अर्जुन, ये आदमी तो 15 साल पहले ही मर चुका था। और तभी वो सफेद चेहरा सीधे अर्जुन की ओर देखने लगा, बिना पलक झपकाए। सफेद चेहरा आदमी धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, पैर ऊपर तैरते हुए, शरीर थोड़ा सा कांपता हुआ और गर्दन एक ओर टेढ़ी। अर्जुन पीछे हटता गया, लेकिन दीवार उसके पीछे थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी फट जाएगा। रूपन दादा ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, ये वही अधिकारी है जिसने वीर बहादुर को जिंदा जलाया था। ये भी मर चुका है, मगर इसकी आत्मा वापस आई है अपने पापों को पूरा करने। सफेद चेहरे आदमी की कांच जैसी आंखें एकदम खाली थी, जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो। पर जैसे ही वो करीब आया, उसका चेहरा जलने लगा, त्वचा पिघलने लगी और उसके पीछे एक और चेहरा उभरने लगा, वही जो उसकी असलियत था, एक हत्यारे का चेहरा। वीर बहादुर की आत्मा हवा में तेजी से फैली और गरजती आवाज में चीखी, मैंने तुझे बुलाया है ताकि तू झूठ से नहीं, सच से मरे। अचानक कमरे की हर खिड़की जोर से बंद हो गई। हवा ऐसी बही मानो किसी ने तूफान को कमरे में कैद कर दिया हो। सफेद चेहरा आदमी रुका, उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी और वो फुसफुसाया, तूने मेरे रिकॉर्ड खोले, तूने मुझे ढूंढा, अब तू भी मरेगा उसी कुर्सी पर। अर्जुन ने तुरंत सिर घुमाया। कुर्सी फिर से हवा में उठ चुकी थी। उसकी चारों टांगें जमीन से 2 फीट ऊपर तैर रही थीं। धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रही थी, जैसे किसी को गोद में बिठाने आ रही हूं। बैठ जा। वो फुसफुसाहट फिर आई। रूपन दादा चिल्लाए, अर्जुन भाग! लेकिन अर्जुन के पैर जम चुके थे। छाया ने फिर उसके टखने पकड़ लिए। वो जमीन पर गिर पड़ा। कुर्सी उसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसकी सीट पर अदृश्य शरीर का भार साफ दिखाई दे रहा था। वीर बहादुर की आत्मा अचानक अर्जुन के सामने आकर खड़ी हो गई। डर मत अर्जुन, मेरी कहानी जान, फिर तू बच सकता है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, कहानी? कौन सी कहानी? जिस रात मुझे मारा गया, मैं अकेला नहीं था। कमरा अंधेरा हो गया। हर दीवार पर जलते हुए साए उभरने लगे, जैसे उस रात की तस्वीर दोबारा बनने लगी हो। वीर बहादुर की आवाज टूटती हुई गूंजी, उसने मुझे चोली के मामले में फंसाया और फिर रात में दफ्तर में बंद करके आग लगा दी ताकि कोई सच न जान सके। सफेद चेहरा अधिकारी चीख कर बोला, झूठ! तूने खुद आग लगाई थी, तू भ्रष्ट था। लेकिन कमरे की दीवारों पर असली सच्चाई उभरने लगी। परछाइयां दिखा रही थी कि कैसे अफसर ने वीर बहादुर को रस्सी से बांधा, कैसे पेट्रोल डाला और कैसे आग लगा दी। वीर बहादुर की आत्मा दर्द से चीखी, मैंने कुछ नहीं चुराया था, तूने चोरी छिपाने के लिए मुझे जिंदा जला दिया। सफेद चेहरा अधिकारी क्रोध में कांपने लगा। उसका शरीर पिघलने लगा, जैसे उसके पापों की गर्मी उसे अंदर से जला रही हो। अर्जुन ने पहली बार देखा, अपराधी की आत्मा और कुर्सी एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। कुर्सी जैसे बोल रही थी, हराम, और अधिकारी चीखा, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। अचानक कुर्सी तेजी से आगे बढ़ी और हवा में उठे हुए अधिकारी के सीने पर जोर से टकराई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कुर्सी पर बैठाने की कोशिश कर रही हो, पर कुर्सी इंसान के वजन से ज्यादा आत्मा के वजन पर पकड़ बनाती थी। अर्जुन को समझ आया, कुर्सी का असली शिकार इंसान नहीं, आत्माएं थी। अधिकारी चिल्लाते हुए कुर्सी से बचने लगा, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं बैठूंगा। लेकिन वीर बहादुर की आत्मा गरजी, आज तू उसी कुर्सी पर बैठेगा जहां तूने मुझे बांधा था। कुर्सी ने अचानक झटका लिया और अधिकारी की आत्मा को कसकर पकड़ लिया, जैसे किसी अदृश्य पंजे ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे सीट पर धकेल दिया हो। आ, 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 अधिकारी की चीख पूरे दफ्तर में गूंज उठी। कुर्सी आग की लपटों जैसी लाल चमकने लगी। उसकी सीट पर बैठा अधिकारी अंदर खींचा जाने लगा, धीमे धीमे, जैसे उसे नरक के दरवाजे में घसीटा जा रहा हो। वीर बहादुर की आत्मा चिल्लाई, तेरी सजा पूरी हुई, अब मेरी आत्मा मुक्त होगी। जैसे ही अधिकारी पूरी तरह कुर्सी के अंदर समा गया, धड़ाम! तेज धमाके के साथ कमरे की सारी चीखें थम गई। कुर्सी वापस फर्श पर गिर गई, थकी हुई,
खामोश, निर्जीव। अर्जुन और रूपन दादा सांस भी नहीं ले पा रहे थे। धीरे धीरे वीर बहादुर की आत्मा की पिघली हुई परछाई सामने आई। धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिली। पर अर्जुन, एक बात याद रखना। अर्जुन ने डरते डरते पूछा। कौन सी? वीर बहादुर ने आखिरी बार फुसफुसाया। कुर्सी अभी भी भूखी है। कातिल गया, पर कुर्सी का श्राप अभी बाकी है। और उसकी आत्मा धुएं की तरह गायब हो गई। कुर्सी फिर से कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, पहले जैसी शांत, पहले जैसी सूनी। पर इस बार उसकी सीट पर हल्का सा धब्बा उभर रहा था, जैसे किसी नई आत्मा का इंतजार। कहानी अभी आखिरी पड़ाव पर है। कमरे में अब मौत जैसा सन्नाटा था। वीर बहादुर की आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन और रूपन दादा अच्छी तरह समझ चुके थे कि यह जीत नहीं, बस तूफान की पहली लहर थी। कुर्सी बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे अभी अभी किसी को निगलकर आराम कर रही हो। लेकिन उसकी लकड़ी पर उभरी ताजा दरारें और सीट पर बना गहरा काला धब्बा बता रहा था कि भीतर कुछ अब भी जिंदा है, या कहो अध जिंदा। रूपन दादा ने कांपते हुए अर्जुन की बांह पकड़ी। चल, यहां से निकलते हैं, अभी, इसी वक्त। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। हर कदम ऐसा लगता था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। अर्जुन ने दरवाजे से बाहर निकलने से पहले आखिरी बार कुर्सी की ओर देखा। कुर्सी हिली, हल्की सी, बस 1 इंच, लेकिन हिली जरूर। अर्जुन का दिल रुक गया। दादा, आपने देखा? मत देख, बस चल। दोनों भागते हुए दफ्तर से बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, हवा फिर से सामान्य हो गई। रात वैसी ही लगने लगी जैसी हमेशा होती थी। लेकिन अर्जुन को पता था, अंदर कुछ बदल चुका था। 2 दिन बाद कस्बे में चर्चा फैल गई कि पुराने तहसील दफ्तर में अजीब अजीब आवाजें सुनी जा रही हैं। कुर्सी के घिसटने की आवाज, किसी के बैठने और उठने की आवाज, और कभी कभी किसी की धीमी सी फुसफुसाहट। अगला कौन? अर्जुन घर पर बैठा था, लेकिन उसका मन अब भी उस रात में अटका हुआ था। हर परछाई उसे कुर्सी की याद दिलाती, हर खाली कुर्सी उसे रखता मानो उसे बुला रही हो। रात के 3 बजे अर्जुन की आंख अचानक खुली। कमरे में एकदम गहरा अंधेरा था। हवा में वही ठंड, वही गंध, जली हुई लकड़ी और राख की। अर्जुन ने हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी के गोल दायरे में उसके बिस्तर के पास वही सूनी कुर्सी खड़ी थी। अर्जुन की चीख गले में ही अटक गई। कुर्सी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। क्रीक क्रीक, और फिर सीट थोड़ा धंस गई, जैसे कोई अदृश्य भारी शरीर फिर से बैठ चुका हो। उसके कानों में टूटी हुई आवाज पिघल कर आई। कातिल तो गया, पर भूख नहीं गई। अर्जुन कांप गया। तुम कौन हो? अब कौन? फुसफुसाहट और गहरी हो गई। अब मेरी बारी है। मैं नई आत्मा हूं। मुझे मुक्त होने के लिए किसी को अपनी जगह चाहिए। अर्जुन पीछे हट गया। उसका पैर दीवार से टकरा गया। अब भागने की कोई जगह नहीं। कुर्सी हवा में उठने लगी, धीरे धीरे, बिल्कुल उसी तरह जैसे दफ्तर में उठी थी। अर्जुन ने कांपते हुए चीखा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। कुर्सी ने उसकी बात नहीं सुनी। वो बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। फुसफुसाहट अब उसके कान से 1 इंच दूर थी। कोई भी कुर्सी खाली नहीं रहती। अब तेरी बारी है। अर्जुन ने आखिरी बार कोशिश की, नहीं नहीं नहीं। लेकिन तभी कमरा अंधेरे में डूब गया। चीख गूंजी और फिर शांत। अगली सुबह लोग अर्जुन के कमरे में दाखिल हुए तो वहां कोई इंसान नहीं मिला, बस एक काली कुर्सी जिस पर बैठने वाले का कोई नाम नहीं था। कुर्सी शांत थी, लेकिन उसकी सीट पर एक नया ताजा धब्बा उभर रहा था, मानो वो किसी नए मेहमान को अपने अंदर खींच चुकी हो।